नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी हर दिन वोट गिन रहे हैं और राहुल के लिए हर घंटे खतरे की घंटी है। आप कहेंगे कैसे? एक दिन में कोई चुनाव जीता जाता है क्या? और एक दिन में कोई चुनाव हारता भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, आज पता चल गया। सोचिए, नरेंद्र मोदी ने आज दो ऐसी सीटें चुनी जिसे वो पिछले चुनाव में हार गए थे। जब 303 सीटों वाली लहर चल रही थी, तब भी इस लहर में ये दो सीटें वो नहीं जीत पाए थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी से कहा कि मेरी रैली ऐसी जगह लगाओ जो सीट मुश्किल हो, जहां मुकाबला कड़ा हो। जहां मोदी जाएंगे वो सीट बीजेपी के पास आ सकती है। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी देर से मैदान में आए हैं और दुरुस्त भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने किसे कहा कड़वा करेला और कैसे हो गया 400 सीटों वाला खेला। 24 के चुनाव की सही रिपोर्ट जाननी हो तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन, राहुल गांधी जी का आभारी हूं। क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है? क्या राहुल को सिर्फ मुसलमानों की फिक्र सता रही है? मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। आज की कांग्रेस के पास सबसे पहले नरेंद्र मोदी बोले, फिर जेपी नड्डा बोलने लगे, आगे योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे, अमित शाह भी बोलेंगे। धीरे धीरे पूरी बीजेपी बोलने लगेगी, उसके बाद सब बोलने लगेंगे। ठेके पर दे चुकी है। मोदी ने जो नैरेटिव दिया है और नड्डा जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का थॉट क्या है? थॉट यह है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हो गई है और बीजेपी ही शुद्ध हिंदू पार्टी है। इसी थॉट का पैरेलल थॉट यह है कि नरेंद्र मोदी संपूर्ण सनातन के नेता हैं और राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों की फिक्र करने वाले नेता हैं। यह थॉट आया कहां से? बीजेपी ने यह थॉट निकाला है कांग्रेस के घोषणा पत्र से। कांग्रेस ने 48 पेज का मैनिफेस्टो निकाला तो मोदी ने उसी में अपने लिए जीत का मंत्र खोज लिया। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हर पन्ने पर देश बांटने वाली बातें हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर चलकर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में देश का बंटवारा कराया था। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं
और न ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ था। उस समय की आम धारणा यह थी कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, महात्मा गांधी हिंदुओं के नेता हैं और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम पार्टी के नेता हैं। 75 साल बाद मोदी की पार्टी ने उसी धारणा को उठा लिया है, मगर उसके कैरेक्टर और रोल बदल दिए हैं। मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे तो उन्होंने इसी थॉट को आगे बढ़ाया। जिस राज्य को प्रभु रामचंद्र की ननिहाल माना जाता है, वहां से मोदी ने रामलला और रामनवमी के बहाने कांग्रेस पर अटैक किया। इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। क्या मोदी जो कह रहे हैं वही संपूर्ण सत्य है? चलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़कर देखते हैं। कांग्रेस की मुस्लिम लीग वाली पॉलिटिक्स और बीजेपी के नैरेटिव का रियलिटी टेस्ट करते हैं। 48 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक बार भी मुस्लिम या मुसलमान नहीं लिखा है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एक बार भी इस्लाम नहीं लिखा है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में 15 बार अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक पूरा चैप्टर अल्पसंख्यकों के लिए डेडिकेटेड है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इस चैप्टर में क्या क्या है, यह भी बताते हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को कपड़े, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की आजादी मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और सरकारी ठेके देने में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का यह भी वादा है कि उसकी सरकार बनी तो बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को कर्ज देंगे। विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल की जाएगी और स्कॉलरशिप की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के एक एक शब्द को बीजेपी माइक्रोस्कोप लगाकर पढ़ रही है। मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 पर पॉइंट 7 को सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी की नजर से देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ दिखेगा। बीजेपी की नजर में व्यक्तिगत कानून की आजादी का मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ से है। भोजन की आजादी का मतलब बीफ खाने खिलाने की परमिशन है। अल्पसंख्यकों को भाषा की आजादी देने का मतलब उर्दू को तरजीह देना है। सरकारी ठेके देने में भेदभाव खत्म करने का जिक्र मुसलमानों को ठेके देने में प्रायोरिटी देने के लिए किया गया है और सरकारी बैंकों से अल्पसंख्यकों को कर्ज देने का मतलब मुसलमानों को फर्स्ट राइट देने से है। जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है? कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए,
लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? 400 सीट के लिए बीजेपी ने नया तरीका शुरू किया है। कांग्रेस गारंटी गिना रही है। कांग्रेस 5 न्याय को डिटेल में समझा रही है, मगर बीजेपी मुस्लिम मुस्लिम गिना रही है। बीजेपी यह इंश्योर कर देना चाहती है कि कांग्रेस के माथे पर मुसलमान परस्त पार्टी होने का गोदना गुज जाए। – 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 49.5% वोट मिले थे। उससे पहले 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 19.31% वोट मिले थे। 2024 में मोदी कांग्रेस को 15% के आसपास समेट देना चाहते हैं। देश में 14% से कुछ अधिक मुसलमान हैं। बीजेपी यह कह सकती है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं। बीजेपी को यह लग गया है कि संपूर्ण हिंदू वोट को एकजुट किए बिना 400 सीट जीतना मुमकिन नहीं है। संपूर्ण हिंदू वोट तभी मिलेगा जब कांग्रेस के साथ मुस्लिम वाला टैग अटैच हो जाए। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। बीजेपी से भी पहले यह बात खुद कांग्रेस के नेताओं ने ही जनता को बताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर यह कहा था कि उनकी सरकार को यह एश्योर करना है कि अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को देश के संसाधनों पर पहला हक मिले। To ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके नेता बीजेपी की लाइन और लेंथ को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करके छुट्टी पाली। कांग्रेस के 1 या 2 प्रवक्ता कैमरे पर आकर मुस्लिम लीग वाली बात का खंडन जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। As far as Wayanad is concerned, or as far as any other state of India is concerned, why do you think the Prime Minister is using this language? Or why do you think Mr. Nadda is making all those silly allegations? Because Mr. Nadda sees a looming and a largely looming defeat. The reality is, our internal surveys and BJP's internal surveys are bang on. 180 is what they are at, and that tally is dwindling. And anything else that they are saying is basically distracting from the issues that really matter. नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आज दोनों नेता एक ही समय रैली कर रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के पीएम कैंडिडेट हैं। दोनों आदिवासी इलाकों में थे। मोदी जिस वक्त छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली कर रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में थे। बस्तर और सिवनी दोनों इलाके एक समय कांग्रेस के लिए फर्टाइल जमीन थे। मगर आज का फर्क देखिए। किसी भी नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट मोदी को और 10 मिनट राहुल को सुनने से ही पता चल जाता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। दोनों नेताओं में कोई मैच ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी जबरदस्त ऑफेंसिव हैं और राहुल गांधी ढंग से डिफेंस भी नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी,
अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल पहले 5 मिनट आदिवासी और वनवासी का फर्क समझाते रहे। अगले 5 मिनट में राहुल गांधी ने बताया कि सरकार में सिर्फ एक आदिवासी सेक्रेटरी है और कोई भी बड़ा उद्योगपति आदिवासी समाज से नहीं है। इसके बाद राहुल ने आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले वीडियो का जिक्र किया। 10 मिनट बाद जाकर राहुल गांधी कांग्रेस मैनिफेस्टो पर आए। नरेंद्र मोदी 24 का चुनाव नए ढंग से, नए तौर तरीके से, नए स्लोगन और नैरेटिव के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ मुस्लिम टैग अटैच करने वाला अटेम्प्ट आपको पुराना लगता होगा, लेकिन इसके पीछे मोबिलाइजेशन एकदम नए ढंग का है। कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी के मैनिफेस्टो के साथ चुनावी रण में उतरी है। आरक्षण की 50% वाली सीमा खत्म करना, महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण देना, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देना, 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय करना, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराना, सरकारी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी गारंटियों की भरमार है, मगर बीजेपी उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रही। मोदी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक वाले पर्चे को पतंग बनाकर उड़ा दिया है और कांग्रेस उसी से परेशान है। इस बीच मोदी अपने मिशन में लगे हुए हैं। वो सेंटर सावधानी से सिलेक्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को चुन चुनकर जख्म दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी ने बस्तर को चुना, जिसे 2019 में कांग्रेस ने जीता था। मध्य प्रदेश से मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां उन्होंने चंद्रपुर को सेलेक्ट किया। चंद्रपुर महाराष्ट्र की ऐसी एकमात्र सीट है जिसे 19 के चुनाव में कांग्रेस ने जीता था। बस्तर में मोदी घुमा फिरा कर राम मंदिर पर आए। चंद्रपुर में मोदी ने शुरुआत ही राम मंदिर से की। ये चंद्रपुरी है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। नए भारत की प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही लकड़ी लगी हुई है। चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट किया। यह रिकॉर्ड पर है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने पार्टी की सनातन विरोधी नीतियों का खुलासा किया। यह सब भी कैमरे पर है। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के लिए मुस्लिम डोमिनेंस वाले शहरों को चुना, यह भी सब जानते हैं। मोदी जब राम मंदिर का जिक्र करते हैं तो वो मुसलमान का जिक्र नहीं करते, लेकिन समझने वाले समझ ही जाते हैं। दरअसल रास्ते अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। 400 तक जाना है तो हर रास्ता जायज है। 400 की रिले रेस में मोदी जहां बैटन रिलीज करते हैं, वहां से योगी उसे और आगे तक ले जाते हैं। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी। पालघर में
और यूपी में कोई नहीं कर सकता, उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है वहां पे शिव भक्तों की। दंगा करोगे तो उल्टा टांग देंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में योगी न भी बोलते तो वहां बीजेपी के वोट कम नहीं हो जाते, मगर पार्टी ने जो टास्क दिया है उसे योगी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। सवाल कांग्रेस के सामने है, जवाब राहुल गांधी को देना है, लेकिन उनका टेप 2019 में ही फंस गया है। राहुल बार बार एक ही बात दोहराते हैं, इसलिए वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कांग्रेस की हालत इससे समझिए कि जो बात कांग्रेसी नेताओं को कहनी चाहिए थी, वो सफाई उसकी सहयोगी पार्टी के नेता दे रहे हैं। I don't think the manifesto is to break the country. I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. आपको याद होगा 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का नारा दिया था। 80-20 के फॉर्मूले ने योगी को सीएम से सुपर सीएम बना दिया। 24 में यही फॉर्मूला मोदी की हैट्रिक लगा देगा। टॉप लेवल पर बहुत ही बारीकी से और ग्राउंड लेवल पर बहुत ही डायरेक्ट तरीके से बीजेपी वोटर्स को यह समझाने में कामयाब दिख रही है कि सनातन ध्वजा थाम कर चल रहे मोदी ही सच्चे हिंदू हित रक्षक हैं।